उत्तर प्रदेश में संविदा की नौकरियों और परमानेंट की नौकरियों को लेकर के एक बड़ा बाउंडर खड़ा हो गया है और कहा भी जा रहा है कि आखिर संविदा की नौकरियों सरकारी नौकरियों को संविदा की नौकरी क्यों बना दिया जा रहा है। 5 वर्ष की संविदा का खेल है और कर्मचारी होंगे फेल। 5 वर्ष की संविदा में छमाही मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में फेल होने वालों की नौकरी खत्म हो जाएगी। पक्की नौकरी के लिए अब बॉस की करनी होगी सिफारिश और समूह ख, ग और घ की भर्तियों में बदलाव की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। इसके साथ ही साथ संविदा के दौरान कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, विशेष लाभ नहीं मिलेगा और सरकारी सेवकों को अनुमन्य लाभ भी नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी छटनी से बच जाएंगे उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी, ये तय है। कहा जा रहा है पक्की नौकरी को ही मौलिक नियुक्ति भी माना जाएगा और इसके साथ ही साथ 5 वर्ष की संविदा भर्ती से टूट जाएगी कर्मचारियों की कमर। यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 5 साल की संविदा की बात की जा रही है उससे कर्मचारियों की कमर टूट जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो 58,000 लगभग पद हैं जो समूह ख के हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी पद हैं और 8 लाख समूह ग के सरकारी पद लगभग बताए जा रहे हैं और 3.5 लाख समूह घ के सरकारी पद हैं और सरकारी नौकरियों में इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा और संविदा के जो कर्मचारी होते हैं वह सड़कों पर इस मामले को लेकर के उतर भी सकते हैं और इसके साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों के भारी रोष का सामना भी सरकार को करना पड़ सकता है। ये बातें सामने आ रही हैं और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन रवीश कुमार की जो वरिष्ठ पत्रकार हैं एनडीटीवी के, उनकी एक चिट्ठी भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका एक तरीके से कहा जाए निगेटिव असर पड़ेगा, लोग परेशान होंगे या फिर सब कुछ पहले की तरह चलता ही रहेगा। इसको समझने के लिए नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है। जो मॉडल यह बताता है कि कर्मचारियों को जितना कम सैलरी मिलेगी कर्मचारी उतना ही खुश होगा। कर्मचारी को हमेशा कम सैलरी दे करके उसे परेशान करो और उसे कम सैलरी देने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है, सरकार बहुत अच्छी तरीके से चलती है। यही है गुजरात का असली मॉडल और गुजरात के इस असली मॉडल को हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ भी लगाई थी, लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे और मामला ढाक के 3 पात रहा। इस पूरी बात को रवीश कुमार ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है। इस चिट्ठी को हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि चिट्ठी में क्या कुछ है और कितना मर्माहत कर देने वाली बात इसमें लिखी हुई। रवीश कुमार लिखते हैं, यूपी में 5 साल तक संविदा की नौकरी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सरकार। अगर यह खबर सही है तो इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। अखबार में छपी खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव ला रहा है कि समूह ख व ग की भर्ती अब 5 साल के लिए संविदा पर होगी, कॉन्ट्रैक्ट पर। 5 साल के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें अस्थायी किया जाएगा। इस दौरान संविदा के कर्मचारियों को अस्थायी सेवा वालों का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रस्ताव करोड़ों नौजवानों के सपनों पर एक ड्रम पानी उलट देने जैसा है। जो सोचते थे कि सरकारी की अस्थायी सेवा मिलेगी, जीवन में सुरक्षा होगी, प्राइवेट कंपनी भी 3 महीने की सेवा के बाद परमानेंट कर देती है, मगर सरकार 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगी। व्यापक बहस करनी है तो मेहनत कीजिए, ज़रा पता कीजिए कि किन किन राज्यों में यह व्यवस्था लागू की गई है और किए जाने का प्रस्ताव भी है। ये बातें रवीश कुमार लिखते हैं। आगे आप देखिए, गुजरात में नरेंद्र मोदी ने यह सिस्टम लागू किया। इसका नाम रखा गया था फिक्स पे सिस्टम, क्योंकि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी योजनाओं का नाम बदलने के लिए या विभागों का नाम बदलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे पहले एक सिस्टम लागू किया और उसका नाम रखा फिक्स पे सिस्टम। फिक्स पे सिस्टम में कई साल तक काम करते रहे। पुलिस से लेकर शिक्षक की भर्ती में उनकी सैलरी नहीं बढ़ी और न परमानेंट हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पर 4 लाख कर्मचारी फिक्स सिस्टम के तहत भर्ती किए गए। 14 साल तक बिना वेतन वृद्धि के काम करते रहे। मामूली वृद्धि हुई होगी लेकिन अस्थायी सेवा के बराबर नहीं हो सके। फिर इसके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई। 2012 में गुजरात हाई कोर्ट ने फिक्स पे सिस्टम को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यह नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन तब नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कहा था कि उन्हें अस्थायी सेवा के सहयोगियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। यह हाई कोर्ट की दलील थी।
और जब से सेवा में आए हैं उसे जोड़ कर दिया जाए। यह पैसा उन्हें मिला या नहीं मिला यह कह नहीं सकता। जरूर कम वेतन या कई साल काम करने वाले 4 लाख लोगों का राजनीतिक सर्वे हो सकता है। पता चलेगा कि आर्थिक शोषण का राजनीतिक विकल्प से कोई संबंध नहीं है। आर्थिक शोषण से राजनीतिक निष्ठा नहीं बदलती, राजनीतिक निष्ठा किसी और चीज से नहीं बनती, बल्कि राजनीतिक निष्ठा किसी और चीज। यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। गुजरात सरकार ने चुनौती दी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इन्हें समान वेतन नहीं दे सकते तो खुद को दिवालिया घोषित कर दें। 7 दिसंबर 2016 को अहमदाबाद मिरर में इस फैसले की खबर छपी। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, क्योंकि गुजरात सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन दिया गया तो सरकार को 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। गुजरात में 4 लाख कर्मचारी फिक्स पे स्कीम के तहत नियुक्त किए गए हैं। इन सभी से हलफनामा लिया गया कि वे फिक्स पे सिस्टम के तहत काम करने के लिए तैयार हैं। इस बात से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। कोर्ट ने गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। कहा कि कोई नियम नहीं है, लेकिन कांस्टेबल की जगह लोक रक्षक की नियुक्ति की गई। फिक्स पे सिस्टम के तहत नए पदनाम रखे गए और उनका पदनाम था लोक रक्षक। मुझे जानकारी नहीं है कि गुजरात सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए दिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ या नहीं, IT सेल 2 मिनट में पता लगा सकता है। उनसे पूछ लें। ये रवीश कुमार की टिप्पणी है। आगे आपको सुनाते हैं रवीश ने क्या कुछ लिखा है। गुजरात में 4 लाख कर्मचारियों को फिक्स पे सिस्टम में नौकरी देकर सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए बचा लिए। आप कहेंगे कि एक खराब सिस्टम है, मैं भी कहूँगा, लेकिन इसके बाद भी वहाँ बीजेपी को कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ। युवाओं में उनकी लोकप्रियता बनी रही, आज भी है। इसलिए कोई यह भ्रम न रखे कि यूपी सरकार के कथित प्रस्ताव से बीजेपी की लोकप्रियता कम हो जाएगी, बल्कि बढ़ेगी। 4 लाख लोगों को जब बिना किसी सामाजिक सुरक्षा और पूरा वेतन दिए कई साल तक काम करवाया जा सकता है बगैर किसी राजनीतिक नुकसान के, तो यूपी में भी योगी सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर बन रहा है। धारा 370 पर किसी को 3 लाइन पता न हो, मगर उसके हटने से खुश जरूर हैं। ऐसे भी अन्य कदम उठाए गए हैं जिससे नौजवान और समाज खुश है। किसी को शक है तो आज चुनाव करा लें, पता चल जाएगा, या फिर बिहार चुनाव के नतीजे का ही इंतजार कर लें। बिहार में भी इसी तरह की व्यवस्था है। शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया गया, अब भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ वेतन वृद्धि की घोषणा कर खूब प्रचार उसका किया जा रहा है। आप कहेंगे कि तब तो ये सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं करेंगे, यह दिल्ली की सोच है। खुद को 3 लाख या 4 लाख बताने वाले शिक्षकों में सर्वे करा लें, आप हैरान हो जाएंगे। सत्तारूढ़ दल के प्रति समर्थन। रोजगार नहीं देने वालों की खबरों से और आंदोलन से विपक्ष उत्साहित नजर आया। उसे यह समझना चाहिए, अगर इस आंदोलन में दम होता तो उसके बीच यह खबर नहीं आती कि संविदा पर 5 साल के लिए भर्ती का प्रस्ताव बनाने की तैयारी हो रही है। यह बताता है कि सरकार को अपने इस मॉडल पर पूरा भरोसा है, और सवाल यह भी है कि सरकार इसे किस तरीके से लागू करना चाहती है। उसका हर फैसला जनता स्वीकार करती है। मैं हमेशा विपक्ष से कहता हूं कि रोजगार के सवाल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नौजवान चाहता भी नहीं कि वह विपक्ष की किसी बात का समर्थन करे। कम से कम पता तो कर ही ले कि नौजवान उसके बारे में क्या सोचते हैं। झूठ मूठ का उसके प्रदर्शनों में डफली बजाने चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी के यूट्यूब का डिसलाइक बढ़ गया तो क्या राहुल गांधी का बढ़ गया? नहीं ना। रोजगार को ही ले लें। आंदोलन से नौजवानों ने सचेत दूरी बनाए रखी, क्योंकि वे अपनी निष्ठा को पवित्र मानते हैं। नौजवानों ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तेजस्वी, मनोज झा के ट्वीट पर हाथ लगाने से भी परहेज किया। इसलिए विपक्ष को दूर रहना चाहिए, या फिर अपना मॉडल बताना चाहिए। अपने राज्यों में झांक कर देखें, इस बात के बावजूद कि कोई नौजवान उनकी नहीं सुनेगा। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि मैं 3 साल का अपना अनुभव बताता हूँ। लगातार लिखा और बोला कि रोजगार का प्रश्न मेरी परीक्षा बनाम उसकी परीक्षा के रिजल्ट का नहीं है। फिर भी नौजवानों को यही लगा कि उनकी परीक्षा के रिजल्ट का जिक्र आया या नहीं आया। और आप कुछ भी लिखें, नौजवान उसे पढ़ते हैं न सुनते हैं। तुरंत मैसेज ठेलने लगते हैं कि मेरी भर्ती परीक्षा का क्या हुआ, मेरी भर्ती परीक्षा करवाइए। सवाल यह है कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा? नौजवान सुनने को तैयार क्यों नहीं हैं, जबकि वे देख रहे हैं
कि जिसका कह रहा हूँ उसका भी नहीं हो रहा है। अब तक 50 परीक्षाओं की बात की है, जाहिर है सैकड़ों की नहीं कर पाया, लेकिन उन 50 के बारे में भी कुछ नहीं हो सका। नौजवानों का मैसेज हताश कर देता है। वे घूम फिर कर वही करते हैं, मेरी परीक्षा की आवाज़ उठा दीजिए। खैर, इस मुद्दे को लेकर बहस कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि आज भी लाखों नौजवान अलग अलग राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। कुछ साल बाद उनकी नौकरी समाप्त हो जाती है, कुछ साल बाद वे केस लड़ते लड़ते मर जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि रोजगार के स्वरूप को लेकर बहस करेंगे? रोजगार राजनीतिक मुद्दा बनेगा? जवाब जानता हूं, कॉन्ट्रैक्ट नौकरी ही भविष्य है, इसे लोगों ने स्वीकार किया है। इसके विकल्प से जूझने की राजनीतिक समझ और बहस नहीं है। रवीश कुमार का यह एक तरीके से पत्र उन युवाओं के नाम है, उन बेरोजगारों के नाम है, आम जनता के नाम है, जो सोशल मीडिया पर जो काम की खबरों को शेयर तक नहीं करते, पढ़ते तक नहीं हैं और लाइक तक नहीं करते, और बकवास की बातों में उलझे रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पत्रकार उनके मुद्दे उठाएंगे, पत्रकार उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे लोगों को चेतना होगा और खबरों को, जो काम की खबरें हैं, उनको शेयर भी करना होगा और आम आदमी तक पहुँचाना भी होगा। रवीश कुमार ने ये जो खत लिखा है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए और पूरे पत्र को फिर से देखा जाना चाहिए कि रवीश क्या कहना चाहते हैं, सरकार क्या करना चाहती है, और सरकार अपने इस कारनामे से आम आदमी को कैसे मूर्ख बेवकूफ़ बना करके उनका दिल जीत रही है और उनका वोट ले रही है। नमस्कार।